स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निशांत मांडलिया। आज 11 कॉमर्स गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को ध्यान में रख के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जाते हैं। ये टॉपिक जो है कैश बुक है। इसमें से कंपलसरी आपका 8 या 10 मार्क का एक लॉन्ग सम आता है 100%। ठीक है, तो ये टॉपिक देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा आप देखो तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी कैश बुक आपको बहुत आगे जाके काम आ सकता है। अब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाई वी प्रिपेयर कैश बुक। सीधी बात है, तो पहले हम समझते हैं कि कैश बुक हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले समझते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि सबसे पहले आपने एक जनरल एंट्रीज टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है, कैश बुक से पहले ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ने जनरल एंट्रीज का टॉपिक पढ़ लिया होगा। मैं समझ सकता हूँ कि जनरल एंट्रीज में ईच एंड एवरी टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि कैपिटल है, ड्राइंग है, इनकम है, एक्सपेंस है, बैड डेब्ट्स है, लोन। ईच एंड एवरी टाइप के ट्रांजेक्शन जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड होती है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस में ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन होता है, तो बिजनेस का साइज लार्ज हो जाता है। लार्ज साइज बिजनेस के लिए ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो उसका मतलब ये हुआ कि जब बिजनेस का साइज लार्ज साइज होता है, तब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। तब जाके उनके पास ऑप्शनल बुक होती है, जैसे कि कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर। इज दैट क्लियर? तो उसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी जनरल एंट्रीज में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने हैं, तो वो क्या करते हैं, सब्सिडीज बुक प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है सब्सिडीज बुक कैश बुक। कैश बुक में ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। कैश बुक में ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए, बिजनेस ने कितना इनकम किया और कितना एक्सपेंस किया कैश के रिलेटेड। क्लियर? वो सब कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। उसके बाद परचेस सेल्स बुक, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक होगी, जहां पे ओनली क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। कौन से रिलेटेड? क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो उसका मतलब हुआ कि अगर बिजनेस को कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं तो कैश बुक में करेंगे, और बिजनेस को क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं तो उसके लिए वो परचेस बुक, जैसे परचेस क्रेडिट पे किया तो परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, अगर क्रेडिट सेल्स पे किया तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, परचेस रिटर्न अगर क्रेडिट पे किया तो लॉजिकली परचेस रिटर्न यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, और सेल्स रिटर्न क्रेडिट है तो कहां पे रिकॉर्ड होगा? सेल्स रिटर्न में। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1 है कैश बुक, ऑप्शन नंबर 2 है ये चारों बुक, और लास्ट है ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज और कोई एरर्स है। इज दैट क्लियर? अगर बिजनेस में कोई ओपनिंग एंट्री है, अगर बिजनेस में कोई क्लोजिंग एंट्री है, बिजनेस में अगर एरर्स है, इज दैट क्लियर? तो उसके लिए कौन सी बुक प्रिपेयर कर सकते हैं? जनरल प्रॉपर। तो ऐसा बोलूंगा, अगर जनरल एंट्रीज प्रिपेयर नहीं करना है, लार्ज साइज ऑफ बिजनेस है, तो उनके लिए कौन कौन सा ऑप्शन है? कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉपर। इज दैट क्लियर? अब हम समझते हैं टाइप ऑफ कैश बुक। कैश बुक के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? क्लियर? क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स के सम्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। मैं समझूंगा टाइप्स ऑफ कैश बुक देखो तो जनरली 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक है। कितने टाइप्स है? 4 बुक। उसमें नंबर 1 सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट है डबल कॉलम कैश बुक, नेक्स्ट है डबल कॉलम कैश बुक। थर्ड है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, थर्ड है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और फोर्थ है पेटी कैश। फोर्थ वन इज अ पेटी कैश। क्लियर? तो आप देखो तो कैश बुक के जनरली 4 टाइप के सम्स है, एक सिंपल कॉलम, दूसरा है डबल कॉलम, थर्ड है ट्रिपल कॉलम और फोर्थ है पेटी कैश। क्लियर? अब सिंपल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। सिंपल कॉलम बुक में सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन दिए वो सब आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। डबल कॉलम कैश बुक में ओनली हो सकता है कैश और बैंक के भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, कैश और डिस्काउंट के भी हो सकते हैं, और बैंक और डिस्काउंट के भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो डबल कॉलम में वो लोग कैश और बैंक के भी ट्रांजैक्शन पूछ सकते हैं, तो वहां पे आपको कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। दूसरा, कैश और डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन पूछे तो वहां पे आपको कैश और डिस्काउंट का कॉलम बनाना पड़ेगा, और वो रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या करने पड़ेंगे? रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और थर्ड हो सकता है बैंक और डिस्काउंट, तो वहां पे बैंक और डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे जो आपको रिकॉर्ड करना होगा। यानी कि डबल कॉलम में कैश और बैंक पे आ सकता है, कैश और डिस्काउंट भी आ सकता है, और बैंक और डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? तो ऐसा बोलूंगा डबल में सी बी और बी डी। इज दैट क्लियर? थर्ड है ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम का मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन, वहां पे कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड होंगे। इज दैट क्लियर? तो इसको बोलते हैं ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम में कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन,
बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन और डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, तीनों ट्रांजेक्शन को क्या किया जाएगा, साथ में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हुआ ट्रिपल कॉलम। और लास्ट में हुआ पेटी कैश। पेटी कैश में स्मॉल रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, स्मॉल अमाउंट के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, उसके एक अलग से बुक बनाया जाता है जिसका नाम है पेटी कैश बुक। कौन सा बुक है, पेटी कैश बुक। तो उसका मतलब ये हुआ कि 4 टाइप हुए, सिंपल में जस्ट कैश, डबल में कैश और बैंक, कैश और डिस्काउंट, या फिर बैंक और डिस्काउंट। थर्ड ट्रिपल में कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। और पेटी कैश बुक में स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, जब बिजनेस में स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है तो वो कहां पे रिकॉर्ड होता है, पेटी कैश बुक में। क्लियर। चलो, अब मैंने पहले समझा दिया टाइप्स ऑफ कैश बुक, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैश बुक में सिंपल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक। कौन सा बुक स्टार्ट करते हैं, सिंपल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले मैं इसका आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ, और फॉर्मेट समझाने के बाद कैश बुक के कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल कॉलम कैश बुक। सिंपल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना है डेट। क्या लिखना है, डेट। बाद में लिखना है पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर लिखना है रिसिप्ट नंबर, फिर लिखना है रिसिप्ट नंबर, फिर लिखना है एलएफ, और फिर लिखना है अमाउंट। क्लियर। तो ये हुआ डेबिट साइड में। डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, एलएफ और अमाउंट। यही कॉलम वापस से क्रेडिट साइड के लिए रिपीट करना है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। इज दैट क्लियर। तो 5 बार डेबिट साइड के लिए और फिर 5 टाइम्स क्रेडिट साइड के लिए। तो डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। ये हुआ आपका फॉर्मेट। ऊपर कंपल्सरी डीआर, डेबिट और क्रेडिट लिखना पड़ेगा। ये नहीं लिखेंगे तो लॉजिकली कैश बुक का कोई मतलब नहीं है। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट, और फिर आप डीआर और सीआर, डेबिट और क्रेडिट साइड आपको क्या है, ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका फॉर्मेट, ठीक है। ये हुआ सिंपल कॉलम का फॉर्मेट। अब ये सिंपल कॉलम में इसको रूल्स को किस तरह अप्लाई करना है वो मुझे आपको समझाना है। अब सबसे पहले आपको ये रूल्स समझने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, रूल्स समझने पड़ेंगे। अब सबसे पहले कैश बुक में आप इटसेल्फ कैश बुक यानी कि इसमें सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही क्या होंगे, रिकॉर्ड। तो सबसे पहले आप देखो कि कैश बुक में ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। कैश के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन है यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड होगा नहीं। तो रूल्स 1 आप अच्छी तरह याद कर लो कि कैश बुक में सिर्फ कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। कैश के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन है यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000, ठीक है। परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, आपने पहले इससे पहले पढ़ लिया होगा। ये ट्रांजेक्शन कैश है। कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश, क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन मेंशन नहीं है, पर्सन का नाम नहीं है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिकॉर्ड होगा। दूसरा देखो, फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर ए। परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर ए, यानी कि नेम ऑफ पर्सन मेंशन है। क्या है, नेम ऑफ पर्सन मेंशन है, यानी कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में नोट्स पे लिखना पड़ेगा डेट नंबर सो एंड सो, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है इसलिए कैश बुक में रिकॉर्ड होगा नहीं। आज एक और लेते हैं, थर्ड, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर ए फॉर कैश। अब देखो यहाँ पे पर्सन का नाम है लेकिन उसके सामने कौन सा वर्ड है, कैश। तो लॉजिकली ये ट्रांजेक्शन क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, क्योंकि भले ही पर्सन का नाम दिया है लेकिन यहाँ पे क्या है, कैश वर्ड है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड। इज दैट क्लियर। तो आपको सबसे पहले रूल समझना है कि यहाँ पे कैश बुक में सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। कैश के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होगा नहीं। तो नंबर 1 रूल आप याद कर दीजिए कि यहाँ पे कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन क्या हो गए, रिकॉर्ड। नंबर 2 आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन जैसे कि पर्सन का नाम दिया है, उसके आगे पीछे चेक कैश वर्ड नहीं है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को मुझे क्या करना है, इग्नोर करना है। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम ध्यान में लेंगे नहीं। और रूल नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे पूरा कैश बुक डिपेंड है।
मैं समझूंगा कैश है वो रियल अकाउंट है, आपने पर्सनल, रियल और नॉमिनल पढ़ लिया है, क्लियर। आगे जाके गोल्डन रूल्स, अकाउंट के गोल्डन रूल्स पे आपने पढ़ा होगा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मैं समझूंगा कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? मनी कम्स इनटू द बिजनेस, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में अगर कैश आ रहा है तो डेबिट होगा। इज दैट क्लियर? इफ मनी कम्स इनटू द बिजनेस देन डेबिट, इफ मनी गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस इट विल बी क्रेडिट। तो आपको ये रूल अप्लाई करना है कि अगर बिजनेस में कैश आ रहा है, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, लेकिन बिजनेस में कैश गोज आउट, बिजनेस से कैश जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। तो एक गोल्डन रूल याद कर लो आप कि अगर बिजनेस में कैश कम्स, कैश आ रहा है तो डेबिट साइड, लेकिन अगर बिजनेस से कैश जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। ये रूल आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। आप बोले सर कैसे? मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, ये ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000, ठीक है, 20,000 का गुड्स परचेस किया। अब आप मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल परचेस मैंने 20,000 का गुड्स किया। आप कोई भी चीज परचेस करते हैं तो मनी कम्स इनटू द बिजनेस और गोज आउट। लॉजिकली हम कोई भी चीज परचेस करते हैं तो बिजनेस से कैश जाता है, बिजनेस से क्या है? जाता है। अगर बिजनेस गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, अगर बिजनेस से कैश गया, इज दैट क्लियर? तो क्या होता है? क्रेडिट। तो उसका मतलब क्रेडिट साइड आपको बाय पर्टिकुलर्स में लिखना है परचेस, क्योंकि पैसा गया तो क्रेडिट साइड 20,000। इज दैट क्लियर? तो उसका मतलब परचेस क्या? मनी गोज आउट, यानी कि हमारा पैसा गया बिजनेस से, यानी कि क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो बाय परचेस और अमाउंट में लिखा आपने 20,000। अगर यहां पे मैं वर्ड चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल अज्यूम करो सेल गुड्स अब ₹50,000, 50,000 रुपीज का गुड्स सोल्ड किया। मैं समझूंगा गुड्स सोल्ड किया, सेल किया, तो लॉजिकली आपने अपने कस्टमर को गुड्स दिया तो सामने आपको कैश आएगा, तो कैश आए तो लॉजिकली क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट में आपको लिखना है टू सेल अकाउंट। क्या लिखना है डेबिट में? टू सेल अकाउंट, और अमाउंट में लिखना है 50,000। क्या लिखना है? 50,000। इज दैट क्लियर? तो उसका मतलब एक सिंपल रूल्स याद करो, कैश कम्स देन डेबिट, कैश गोज आउट देन क्रेडिट। एक और रूल्स, फॉर एग्जांपल नंबर 2, सैलरी पेड अब ₹10,000, सैलरी 10,000 का पे किया। अब आप सोचो कि मैंने वर्कर, एम्प्लॉय और स्टाफ को 10,000 का सैलरी दिया, तो बिजनेस से कैश आएगा जाएगा, लॉजिकली पेड है तो मनी गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। अगर कैश गोज आउट है तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो क्रेडिट से लिखना है बाय सैलरी 10,000। इज दैट क्लियर? सिंपल, मनी कम्स देन डेबिट, मनी गोज आउट देन क्रेडिट। नेक्स्ट एक और लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹5,000, 5,000 का कमीशन मिला। कितने का कमीशन मिला? 5,000 का। चलो आप सोचो कि बिजनेस को कमीशन मिला तो लॉजिकली मनी कम्स इनटू द बिजनेस, मनी कम इनटू द बिजनेस, देन क्या होता है? डेबिट। वर्ड कौन सा है? कमीशन। तो यहां पे लिखना है कमीशन, कमीशन मिला, इसने डेबिट, कितना मिला? 5,000, तो 5,000। इज दैट क्लियर? तो सिंपल रूल अप्लाई करो, मनी कम्स इनटू द बिजनेस देन डेबिट, मनी गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, इट विल बी क्रेडिट। क्लियर? तो 3 रूल अप्लाई करना है, आपका 100% आपका कैश का बुक का फंडा क्या हो जाएगा? क्लियर। वापस से बता देता हूं, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना है। मनी कम्स देन डेबिट, मनी गोज आउट देन क्रेडिट। इज दैट क्लियर? नाउ हम एक प्रैक्टिकल सम करेंगे सिंपल कैश बुक का, जिसको आपको प्रैक्टिकली आइडिया है कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं। अब आपको ये सम स्टार्ट करने से पहले 2 इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली ये प्रैक्टिकल सम देख रहे हैं उनको मेरा रिक्वेस्ट है, इसके पहले जितने भी वीडियो है सिंपल कैश बुक के बेसिक फंडा के, वो रिफर कीजिए। बाद में अगर आप ये रिफर करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और दूसरा, जिन बच्चों ये वीडियो देखे उनका मेरा रिक्वेस्ट है, आप भी मेरे साथ सम कीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप मेरे साथ सम कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। आप सिर्फ देखेंगे और फिर आपको समझ में आए, ऐसा पॉसिबिलिटी कम है। इज दैट क्लियर? तो साथ में हो सके तो आप फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए और साथ में मेरे साथ सम कीजिए, आपको क्या हो जाएगा? पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम सिंपल कैश बुक का सम्स करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे ऊपर लिखना है सिंपल कैश बुक ऑफ फेब 2020, क्योंकि फरवरी मंथ का दिया है, ठीक है, और ईयर गया है 2020। नेक्स्ट आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है, डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीव नंबर, LF, अमाउंट,
डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ अमाउंट। क्लियर? तो सबसे पहले एक पेज का पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर दीजिए और बाद में क्या कर सकते हो, आप अपना सम स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैं दो चीज बता दूं कि कैश होता है, कैश उसका ऑलवेज बैलेंस डेबिट होता है। कैश बुक होता है उसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। क्यों? लॉजिकली है, आपके पास अगर 10,000 है तो आप मैक्स टू मैक्स 10,000 स्पेंड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? 10,000 से ज्यादा आप क्या नहीं कर सकते, स्पेंड नहीं कर सकते। क्लियर? तो उसका मतलब आपके पास जो पैसे उससे ज्यादा आप कभी क्या नहीं कर सकते, स्पेंड नहीं कर सकते। तो उसका मतलब कैश का जो पहली डेट पे जो दिया होगा कैश, उसका बैलेंस कौन से साइड होगा? डेबिट साइड आएगा। कौन सी साइड आएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि पिछले मंथ का क्या हो सकता है? क्लोजिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? क्लोजिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊं, ये कौन सा महीने की बना रहे हम? फेब्रुवरी की। अज्यूम करो कि जनवरी में हमारे पास कैश था 25। कितना था कैश? 25। और हमने स्पेंड किए 20। कितने स्पेंड किए? 20। तो लॉजिकली फरवरी के स्टार्टिंग में हमारे पास कितना कैश है? 5,000। कितना है? 5,000। तो कैश का ऑलवेज बैलेंस क्या लिखना है? डेबिट साइड लिखना है। कहां पे लिखना है? डेबिट साइड। तो आप देख सकते हो 2020 फेब फर्स्ट कैश ऑन हैंड कितना है हमारे पास? 5,000 है। तो कैश का ऑलवेज बैलेंस हम कौन से साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि पिछले मंथ का मेरे पास कितना पैसा सेव हुआ है? 5,000। तो आपको लिखना है 2020 फेब 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट में लिखना है 5,000। क्लियर? तो आप याद रखिए कि पहली डेट पे अगर कैश का जो बैलेंस दिया है, पहली डेट पे जो कैश का बैलेंस दिया है वो ऑलवेज कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। तो 2020 फेब फर्स्ट में मैंने लिखा टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन में रिसिप्ट और वाउचर में कुछ नहीं है और अमाउंट में लिखा 5,000। क्लियर? तो ये चीज आपको क्या करना है? याद करना है। क्या करना है? याद। दूसरा, इसके रूल्स, 3 रूल्स है कैश बुक के, आपको पता होगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने बता दिया था कि कैश बुक में अगर मनी कम्स इनटू द बिजनेस, अगर पैसा आ रहा है, क्लियर, तो डेबिट साइड। इफ मनी गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, लेकिन अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है तो कौन सी साइड लिखना है? क्रेडिट साइड। तो ये आपको रूल्स याद करना पड़ेगा। मनी कम्स इनटू द बिजनेस देन डेबिट, इफ मनी गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस इट विल बी क्रेडिट। और दूसरा कि बिजनेस में सिर्फ कैश बुक में सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं? कैश। कैश के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने। तो 2 रूल्स याद करो, एक मनी कम्स देन डेबिट, मनी गोज आउट देन क्रेडिट। और दूसरा यहाँ फिर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा। ये रूल याद रखेंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक कम्स देन डेबिट, गोज आउट देन क्रेडिट एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है। कौन सा ट्रांजैक्शन को? कैश। अब हम पहला ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर दिया, बैलेंस भी लिखा 5,000। नेक्स्ट है February 3, goods of 3,000 sold to Geeta. Goods of 3,000 sold to Geeta for cash. आप यहाँ पे देख सकते हो sold, यानी कि गीता को गुड्स सोल्ड किया कितने हजार के? 3,000 के। लॉजिकली आप सोच सकते हो 3,000 का गुड्स सोल्ड किया गीता को फॉर कैश। कैश वर्ड है यानी कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे 2 कीवर्ड्स, ये तो एक कैश ट्रांजैक्शन है और दूसरा सोल्ड है। आप सोचो कि हम अपने बिजनेस में किसी को गुड सोल्ड करते हैं, हमारे बिजनेस में किसी को गुड सोल्ड करते हैं, तो लॉजिकली सोल्ड करते तो पैसे आते हैं, मनी कम्स इनटू द बिजनेस, पैसे आए तो लॉजिकली कहां पे लिखना है? डेबिट साइड। तो आपको पहले लिखना है डेट, डेट नंबर 3। कौन सा डेट है? 3। नीचे लिखना है टू सेल अकाउंट। क्या लिखना है? सेल अकाउंट। क्लियर? क्योंकि सेल क्या? लॉजिकली इसका एंट्री, जनरल एंट्री आपको पता होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे लिखना है टू सेल्स। अमाउंट में कितने हजार का गुड्स सोल्ड किया? 3,000। तो यहाँ पे लिखना है 3,000। क्लियर? तो ये हुआ नंबर 3। कौन से नंबर का हुआ? 3। नेक्स्ट देख सकते हो नंबर 5। कौन से नंबर का है? 5th नंबर का। 5th नंबर में देखो गुड्स ऑफ 2,000 परचेस। गुड्स ऑफ 2,000 परचेस। परचेस क्या? फॉर अमित फॉर कैश। तो ये लॉजिकली कैश ट्रांजैक्शन है। एक प्रूव हो गया कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा परचेस क्या? अगर आप बिजनेस में किसी से गुड्स परचेस करते हो, अगर आप बिजनेस में किसी से गुड्स परचेस करते हो तो सब लोग आप परचेस करेंगे तो मनी गोज आउट, पैसा क्या जाएगा? तो लॉजिकली मनी गोज आउट, देन हमारा रोल कौन सा है? क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखना है 2020 पहली बार है तो आपको 2021 टाइम लिखना पड़ेगा। फिर February 5। ठीक है? इसका जनरल एंट्रीज आपको पता होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या होता है? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे लिखना है बाय परचेस अकाउंट। बाय परचेस अकाउंट। कितने की गुड्स परचेस की? हमने 2,000 थी, तो अमाउंट में लिखना है 2,000। क्लियर? पे हो गया 5th। सिंपल है, मनी आ रहा है देन डेबिट, गोज आउट देन क्रेडिट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, नंबर 7, कैश ऑफ 5,000। कैश ऑफ 5,000 brought into the business. Cash of rupees 5,000 brought into the business
एज मोर फंड आर रिक्वायर्ड, बिजनेस में फंड की जरूरत थी, हम बिजनेस में कितने हजार रुपए लाए 5000, तो ऐसा बोलूंगा कैश ऑफ 5000 ब्रॉट इन बिजनेस एज मोर फंड रिक्वायर्ड। आपको सबसे पहले इसका जनरल इंटरेस्ट आना चाहिए, क्लियर, कि बिजनेस के लिए हम कोई भी फंड लाते हैं तो जनरली वो क्या ट्रेड होता है, कैपिटल ट्रेड होता है। क्या ट्रेड होता है, कैपिटल। तो आप पहले इसका बाजू में एक बार एंट्री लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इज दैट क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम कितने रुपीस लाए, 5000 लाए, तो इसका हम जनरल एंट्री इससे पहले के चैप्टर में हम सीखे थे, वहां पे एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब आप सोचिए कि बिजनेस में हम कितने रुपीस लाए, 5000 लाए। इज दैट क्लियर? बिजनेस में मनी कम्स इनटू द बिजनेस। इज दैट क्लियर? पैसा बिजनेस में आया तो लॉजिकली डेबिट साइड, तो 7th नंबर में लिखना है टू, कैश का अपोजिट नेम कैपिटल, तो यहां पे लिखना है टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीस लाए, 5000, तो यहाँ पे 5000। क्लियर? तो ये हुआ नंबर 7। नेक्स्ट देख सकते हो नंबर 9, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑफ ₹800। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 800 रुपीज का पे किया। कितने का पे किया, 800 का। तो लॉजिकली ऐसा बोलूंगा, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 800 का पेड किया। पेड किया यानी कि मनी गोज आउट, तो लॉजिकली क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे 9th नंबर पे लिखना है बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। कितने का, 800 का। क्लियर? पेड यानी कि मनी गोज आउट, इट विल बी क्रेडिट साइड बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 800। इसका आप जनरल एंट्रीज करते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। नंबर 10, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹4000 फ्रॉम गणेश फर्नीचर मार्ट फॉर कैश। सबसे पहले कैश वर्ड है, कौन सा वर्ड है, कैश। तो लॉजिकली ये कैश ट्रांजैक्शन है और हमने क्या परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया। ठीक है, आपको पता है कि इसका जनरल इंटरेस्ट क्या होता है, फर्नीचर, यानी कि असेट नेचर में कोई भी हम परचेस करते तो एंट्री होता है फर्नीचर टू कैश। क्या होता है, फर्नीचर टू कैश। मैं सब बोलूंगा परचेस किया है हमने, तो लॉजिकली मनी गोज आउट। परचेस किया तो मनी क्या है, बिजनेस से गोज आउट, तो लॉजिकली मनी गोज आउट, तो लॉजिकली आपको यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा डेट बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने की परचेस किया आपने, 4000, तो यहाँ पे लिखना है 4000। क्लियर? नेक्स्ट है 12 नंबर, उसमें 2 है, तो सबसे पहले 1500 रिसीव्ड फॉर कमीशन। 1500 रिसीव्ड फॉर कमीशन। रिसीव्ड का मतलब पैसा आया बिजनेस में, मनी कम इनटू द बिजनेस। क्लियर? मनी कम इनटू बिजनेस, देन डेबिट साइड। तो यहाँ पे 12 नंबर में आपको लिखना है, इसका जनरल एंट्रीज क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो यहाँ पे लिखना है टू कमीशन अकाउंट। क्या लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कितने का कमीशन मिला अपने को, 1500 का, तो यहाँ पे अमाउंट में लिखना है 1500। क्या लिखना है, 1500। और नेक्स्ट यही डेट में 1200 पेड फॉर ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का मतलब कैश गोज आउट। इज दैट क्लियर? मनी हमने पेड किया, ब्रोकरेज हमारे बिजनेस से गया, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, देन क्रेडिट साइड। तो 12 में बाय ब्रोकरेज अकाउंट, बाय ब्रोकरेज अकाउंट। कितने का पे किया, 1200, तो यहाँ पे 1200। क्लियर? नेक्स्ट है 14 रुपीज 3000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश। 3000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम महेश। रिसीव्ड का मतलब पैसा आ गया, इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर? इसका जनरल एंट्रीज होता है कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, मनी कम इनटू द बिजनेस। रिसीव्ड हुआ तो पैसा आया, तो डेबिट साइड टू महेश अकाउंट, टू महेश अकाउंट। कितने का मिला अपने को महेश से, 3000, तो अमाउंट में लिखना है 3000। क्लियर? नेक्स्ट है सैलरी ऑफ ₹1000 एंड फ्रेट ऑफ ₹200 पेड। सैलरी 1000 का पेड किया और फ्रेट पे किया 200 का। क्लियर? जैसे बोलूंगा सैलरी पेड किया और फ्रेट पेड किया, मनी गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, मनी गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो यहाँ पे लिखना है बाय, पहले लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स में सैलरी अकाउंट, और सेम डेट पे यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा बाय फ्रेट अकाउंट। क्या लिखना पड़ेगा, बाय फ्रेट अकाउंट। पेड क्या, मनी गोज आउट, देन क्रेडिट बाय सैलरी अकाउंट एंड बाय फ्रेट अकाउंट। सैलरी में आपको लिखना है 1000 और फ्रेट में लिखना है 200। क्लियर? तो ये हुआ क्रेडिट साइड। 16 नंबर के 2 पर्टिकुलर के साथ आपको लिखना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट पर्टिकुलर साथ में लिखे तो नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों का पर्टिकुलर्स क्या है, अलग अलग। एक सैलरी नेचर में और एक फ्रेट नेचर में, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। एंड लास्ट 18 नंबर 3000 डिपोजिट इनटू बैंक। आपने बैंक में रुपीज डिपोजिट कराए। आप सोचो कि आपने बैंक में रुपीज डिपोजिट कराए, तो ऐसा बोलूंगा आपके पास कैश था, आप बैंक में गए और बैंक में डिपोजिट कराया, तो आप इसका जनरल एंट्रीज ऐसा करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश।
अब प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ा सोचो तो आपको ये समझ में आ सकता है कि मेरे पास अज्यूम करो कि 10,000 रुपीज जेब में थे, मैं बैंक में गया और मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो बैंक बैलेंस मेरा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा और लॉजिकली कैश बैलेंस डिक्रीज होगा। सीधी बात है, क्योंकि मेरी जेब में पहले 10,000 थे, अब मैंने बैंक को दे दिए, मेरे अकाउंट में मैंने डिपॉजिट करा दिए, तो कैश रिड्यूस हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो उसका एंट्री करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश क्रेडिट है, यानी कि मनी गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। इतनी कैश मेरे पास क्या हो गई? कम हो गई। तो आपको कैश कम हो गई, मनी गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो क्रेडिट से लिखना पड़ेगा 18 बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। क्लियर? क्योंकि मेरी अकाउंट से, मेरी जेब से पैसे इतने क्या हो गए? कम हो गए। तो लॉजिकली मुझे कौन सी साइड लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। कितनी अमाउंट थी? 3,000, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3,000। क्लियर? तो ये हुआ आपका सबसे पहले लेजर पोस्टिंग, यानी कि आपने इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। सब एंट्रीज का आपने क्या कर दिया? कैश बुक में लेजर पोस्टिंग कर दिया। क्लियर? अब ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है? ग्रांड टोटल। क्या करना है? टोटल। अब सबसे पहले अब ऐसे दो, अब मैं आपको 100% बोलूंगा कि कैश का ऑलवेज डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा आएगा। कैश का ऑलवेज डेबिट साइड का ही बैलेंस ज्यादा होगा, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था कि कैश की ऑलवेज डेबिट साइड ज्यादा होती है। कौन सी साइड ज्यादा होती है? डेबिट। लॉजिक है ना, मेरे पास 10,000 पड़े हैं, तो मैं 10,000 से ज्यादा कभी स्पेंड नहीं कर सकता। तो मेरे पास इतने रुपए हैं, तो उससे कम या फिर इक्वल टू ही पैसे क्या कर सकता हूँ? स्पेंड कर सकता हूँ। तो ऑलवेज कैश बुक में कौन से साइड बैलेंस ज्यादा आएगा? डेबिट साइड। लॉजिक है, हमारे पास जो पैसे पड़े उससे ज्यादा हम कभी स्पेंड नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो कैश का जो ऑलवेज बैलेंस है कौन से साइड? डेबिट ज्यादा आएगा, डेबिट साइड। आप देखो टोटल करो, तो इसका टोटल आएगा 17,500। तो ग्रांड टोटल जो बड़ा टोटल हो दोनों साइड लिख दीजिए 17,500, 17,500। तो सबसे पहले इसका टोटल करिए, 5 और 5 10, 13, 16 और 17,500। तो 17,500 और 17,500 ऐसे दो अंडरलाइन करते ग्रांड टोटल लिख दीजिए। क्या कीजिए? ग्रांड टोटल। अब ये ग्रांड टोटल करने के बाद, ये ग्रांड टोटल 17,500 करने के बाद ये डेबिट में से, ये डेबिट टोटल में से आप क्रेडिट का माइनस कीजिए, यानी कि 17,500 में से 2,000, 800, 4,000, 1,200, 1,000, 2,000 और 3,000 इतना माइनस कीजिए, तो आपका टोटल आएगा 5,300। क्या आएगा? 5,300। क्लियर? तो यहाँ पे इसको बोलते बाय बैलेंस, ये बीडी था, ब्रॉट डाउन, इसको बोलते कैरी डाउन। तो ये कैरी डाउन बैलेंस आएगा आपका 5,300। कितना आएगा? 5,300। ये हुआ आपका बैलेंस सीडी। क्या हुआ? बैलेंस सीडी। अब यहाँ पे डेट का क्वेश्चन कौन सी है? फरवरी है, तो लॉजिकली लास्ट डेट ऐसा बोलूंगा 28 होगा, तो यहाँ पे लिखना है 28। क्या लिखना है? 28 बाय बैलेंस सीडी 5,300। तो सबसे पहले क्या कीजिए? डेबिट साइड का टोटल कीजिए, वो दोनों साइड पहले लिख दीजिए। अब डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कीजिए, जो बैलेंस बचेगा वो कितना होगा? 5,300। हमारी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बोलते हैं? मेरे पास थे 17,500 और इतने एक्सपेंस मैंने किए, इतने एक्सपेंस किए, तो बचे कितने? 5,300। कितने बचे? 5,300। तो इसको बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। क्या बोलते हैं? बाय बैलेंस सीडी। मैं बोलूंगा फरवरी का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ, मार्च के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2020 मार्च 1st, 2020 मार्च 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मार्च मंथ में हमारे पास ओपनिंग रहेगा 5,300। कितना रहेगा? 5,300। क्लियर? तो मार्च मंथ की स्टार्टिंग में मेरे पास ऑलरेडी कैश कितना होगा? 5,300। इसके जैसा, जैसे कि यहाँ पे हमने 5,000 लिखा था, ये जनवरी का क्लोजिंग था, तो फेब के लिए ओपनिंग हुआ, तो लॉजिकली फेब का क्लोजिंग मार्च के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा 5,300। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ आपका सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन।